तो इटली का एकीकरण लगभग हम 200 कह सकते हैं, 300 मत कहिए, 300 बहुत हो जाता है, 200 प्लस था, ठीक ना। तो इटली छोटे छोटे रियासतों में बटी थी, ठीक। अब बांटने वाला कौन था? मेटरनिक। रूढ़िवादी, मतलब कि रूढ़िवादी विचारधारा के वो था व्यक्ति, समझ गए ना, कंजर्वेटिव माइंड का। तो इटली का जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जब मेटरनिक कब भाग गया था आपको मालूम है? याद करवाए थे आपसे 1848 में, है ना। वो कहाँ भाग के चला गया था? भाग गया था इंग्लैंड, है ना। और जैसे वो भागा ना, तो इटली के लोगों के बीच में क्या हुआ? एकीकरण की भावना जगी। चल बाबू चल गया, अब तो टेंशन क्या है का। तो इटली के एकीकरण के लिए वो लोग जागरूक हो गए। तो आपको मालूम होगा कि इटली के सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था, सबसे समृद्ध क्षेत्र? सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, डेवलप क्षेत्र था। कहाँ के? इटली का। और वहाँ के शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। वहाँ का शासक कौन था? विक्टर विक्टर इमैनुअल, ठीक ना। अच्छा, इटली के एकीकरण में किनका किनका योगदान है, आप नाम बताइए। हाँ, विक्टर। लास्ट में कौन था? विक्टर इमैनुअल। पहला कौन था? जोसेफ मेजनी, दूसरा काउंट कावूर, तीसरा गैरीबाल्डी और चौथा विक्टर इमैनुअल। चल मेरे भाई, अच्छा तो सबसे पहले जोसेफ मेजनी के बारे में समझते हैं, ठीक है। जोसेफ, पूरा नाम क्या है इनका? जोसेफ मेजनी। इन्हें इटली का मसीहा कहा जाता था। वहाँ के लोग क्या कहते थे इन्हें? मसीहा, ठीक ना। इटली क्या थी ये? मसीहा। क्या इन्हें राजनीति का ज्ञान था? नहीं था। यह एक लेखक थे, साहित्यकार, ठीक ना। यह क्या थे? लेखक, साहित्यकार। राजनीति की समझ थी? आधुनिक राजनीति की समझ नहीं थी। इन्होंने यंग इटली का स्थापना की। कब? 1831 में क्या की? यंग इटली। 1834 में यूरोप, ठीक ना। यंग इटली एक पत्रिका, नामक पत्रिका प्रकाशित हुई इनके माध्यम से, और प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं, इटली का एकीकरण होना चाहिए, ठीक ना। लोगों के बीच में ये भावना जगाने का काम कर रहे थे, ठीक ना। यंग यंग यूरोप का भी मतलब प्रचार प्रसार किए, पत्रिका अपना प्रकाशित किए थे। चलिए देखे ना, जैसे यंग यूरोप पर जब प्रकाशित किए ना, तो न्यूज पेपर में पढ़ा कौन? मेटरनिक। पढ़ लिया कर, अरे यार ये तो मेजनी है, ऐसे से कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। आ जानते हैं कि परिवर्तन का घोर विरोधी था कौन? मेटरनिक। तो मेटरनिक 1839 में लगभग कहाँ गया पता है? इटली। कहाँ आया था? इटली। 18 से, बाबू ध्यान दे इधर, पढ़ाई पे ध्यान दे बाबू, याद रही तो ठीक रही, ठीक बा। सुनो, तो कहाँ बाबू ध्यान केंद्रित किया मेटरनिक? इटली में ध्यान केंद्रित किया। और जैसे ही वो इटली आया, ध्यान केंद्रित किया, ये कहाँ भाग गया? मेजनी इंग्लैंड भाग गया, ठीक ना। यहाँ तक इनका पोस्टपोन हो गया कहानी। सेकंड कौन है? काउंट काउर, ठीक ना। इन्हें क्या कहा था? क्या इन्हें राजनीति का अच्छा ज्ञान था? हाँ, इन्हें राजनीति के ज्ञान अच्छा था। दूसरा, और कूटनीतिक व्यक्ति थे ये। कूटनीति का अर्थ बताया था आपको, चाल चल के देश का एकीकरण करना, है ना, तो तरीका अपने दिमाग से। विक्टर इमैनुअल इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। इन्हें प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था? विक्टर, पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छा से। विक्टर इमैनुअल का नियुक्त किया बाबू इन्हें? प्रधानमंत्री, ठीक ना। इन्होंने क्या किया पता है? सबसे बड़ी बाधा किसको माने थे काउंट काउर? ऑस्ट्रिया को। क्या बोले कि ऑस्ट्रिया इटली की एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या है,
सबसे बड़ी बाधा है, ठीक ना। तो अब बताइए, ऑस्ट्रिया को पराजित करने का उनका किए अपना बना लिए विचार, ठीक ना। देखे कि उसी समय एक युद्ध चल रहा था, कौन बताइए, क्रीमिया युद्ध, 1854 में। 1854 में कौन सा युद्ध चल रहा था, किनके बीच, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। तो ऑस्ट्रिया के बीच और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसे क्या कहते हैं, क्रीमिया युद्ध। का किया, अपना कूटनीति के परिचय देते हुए फ्रांस की तरफ से अपना सैनिक उतार दिया, बिना संधि के, बिना पूछे। किस तरफ से आ गए वो, फ्रांस तरफ से अपना सैनिक उतार दिए, ठीक ना। फ्रांस के तरफ से क्या उतार दिए, सैनिक भेज दिए कि जो बाबू हेल्प करना आप लोग, किसका, फ्रांस का। फ्रांस और किसके बीच हो रहा था ये युद्ध बाबू, ऑस्ट्रिया, ठीक ना। फ्रांस के तरफ से क्या किए, काउंट काबूर अपनी सेना भेज दिए, आज जिससे फ्रांस का हो गया विजेता, ऑस्ट्रिया का हो गया पराजित हो गया, ठीक ना। ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। आप जानते हैं कि दो युद्ध के बीच में जब युद्ध होता है, जब बंद होता है, युद्ध स्थगित हो जाता है, उसके बीच में एक संधि होती है, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि हुई। फ्रांस संधि कहाँ हुई, पेरिस में एक संधि हुई। किन के बीच हुई, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, है ना, क्योंकि यही दोनों युद्ध में भाग लिया था ना। बीच में क्या हुई, इनके बीच में संधि हुई। कहाँ हुई, पेरिस में हुई। अब पेरिस में काउंट कोबूर को भी बुलाया गया, इटली को भी बुलाया गया, ठीक है। इटली के काउंट काबूर को जब बुलाया गया तो इन्होंने इटली के प्रति काउंट काबूर जो थे, इनको ऑस्ट्रिया का गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इटली के एकीकरण में यही बाधा है, वहाँ पे कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, उस सम्मेलन में वो जो संधि हो रही थी उसमें काउंट काबूर जी ने किन्हें, ऑस्ट्रिया का अपना दोषी बना दिया। कहा कि नहीं, ये सबसे बड़ी बाधा है इटली के एकीकरण में, सबसे बड़ी बाधा है। तो इटली की एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन मानते थे, काउंट काबूर। किसको, ऑस्ट्रिया को मानते थे, ठीक ना। ऑस्ट्रिया को मानते थे। आप सुन लिए कि यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, क्योंकि एक देश, दो गो देश, तीन गो देश, इटली भी आ गया था, तो ऑल ओवर उसको मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक ना। अगर दो से अधिक अगर कोई कंट्री हो जाती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोला जाता है, ठीक ना, बीच में अगर समझौता हो रहा है तो इटली की समस्या का पूरे यूरोप की समस्या बना दी है ये, कौन, काउंट काबूल। सोच लीजिए, इटली की जो एकीकरण की जो समस्या है वो पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। वहाँ पे पूरा हड़कंप मच गया भाई कि हाँ, ये ऑस्ट्रिया ही दोषी है, इसमें ये हुआ है। अब देखिए, समझौता हो गया। अब जो काउंट काबूल है, समझौता किससे करने लगे, फ्रांस से। संधि, दोनों के बीच में संधि हुआ। संधि का हुआ, काउंट काबूल बोले कि आप ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ने में हमारी मदद कीजिए, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने में हमारी हेल्प कीजिए। तो ई का बोला फ्रांस कि हमें दो गो क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र की भी मांग कर दिया। एक सिसली और एक, हाँ, सिसली, एक नेपल्स। कौन कौन, क्षेत्र का मांग किया, कौन, फ्रांस। कौन कौन, सिसली और नेपल्स, दो क्षेत्र का मांग किया, ठीक ना। तो काउंट काबूल का हो गए, राजी हो गए कि छोड़िए, दो को क्षेत्र दे देने से अगर उत्तरी, है ना, उत्तरी इटली और मध्य इटली का अगर एक ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ही का क्षेत्र देना हमको है, क्या दिक्कत है। चलिए भाई, दो को क्षेत्र देने के लिए राजी हो गया। इनकी आलोचना होने लगी, कहाँ, इटली में, कि तू दो को क्षेत्र देगा का है, जब एकीकरण के लिए तू जब मांग किया है और जब तू हेल्प किया है, सैनिक भेजा है फ्रांस की तरफ से युद्ध के लिए ऑस्ट्रिया के बीच, तो इटली के एकीकरण में क्यों दो क्षेत्र देगा तू। काफी आलोचना हुआ, लेकिन तू बुलाया तो थोड़ा नहीं था, बुलाया था, नहीं बुलाया था, फ्रांस बुलाया थोड़ा नहीं, नहीं बुलाया था, खुद तो पर मन गया था ये। तो ठीक है, बोला कि नहीं दे देते हैं, तो ये दो क्षेत्र दे दिया, किसको, फ्रांस को, और ये युद्ध में शामिल हो गया फ्रांस। जैसे ही फ्रांस युद्ध में शामिल हो काउंट काबूल की तरफ से, ऑस्ट्रिया का हो गया पराजित, वहाँ से चल गया, भाग गया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, ठीक ना। उत्तरी और मध्य इटली, उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो गया। किसका एकीकरण हुआ, है ना, उत्तरी और प्लस मध्य इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया ना, एकीकरण। समझौते के मुताबिक सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया, फ्रांस को, क्योंकि समझौता मांग किया था भाई कि हमको देना है,
मांग जब कर दे देना ही है। क्या भाई राकेश, याद हो रहा है बाबू? याद कर ले, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ठीक ना? तो दे दिया गया। और फिर अंततः 1862 में काउंट काबूर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपके नोट्स में 1962 दिया है, उसको आप एडिट कर दीजिएगा थोड़ा। क्या कर दीजिएगा वहाँ पर? 18 कर दीजिएगा, है ना? 19 नहीं, 18 कर दीजिएगा। इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद कौन आया आपको? कौन आया? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी थर्ड व्यक्ति थे। थर्ड व्यक्ति थे। इन्हें कहा जाता है इटली का तलवार। क्या कहा जाता है? इटली का तलवार। इन्होंने अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के एक सशस्त्र सेना की मतलब बनाई, सेना बनाई, एक सशस्त्र सेना की टुकड़ी बनाई। उस सेना की टुकड़ी का नाम क्या दिया? लाल कुर्दी, है ना? याद रखिएगा, सेना का टुकड़ी का नाम क्या दिया? लाल कुर्दी। ये बलपूर्वक सोचते थे कि नहीं एकीकरण कर लिया जाए तलवार के बल पे, ठीक ना? तो ये किए, लाल कुर्ती का विघटन कर दिए, ठीक ना? और ये कहाँ कर दिए पता है? आक्रमण कर दिए। किस पर? दक्षिण इटली। देखिए आक्रमण किस पे किए? आक्रमण किस पे किए? दक्षिण इटली और सिसिली नेपल्स पर। दक्षिण इटली प्लस इतना पर अधिकार कर लिए भाई मेरे, अधिकार भी कर लिए। और जबकि सिसिली नेपल्स किसको दिया गया था? फ्रांस को। वो दोनों पर अधिकार कर लिए गैरीबाल्डी, ठीक ना? बलपूर्वक कर लिए, ठीक है। और जब इसने योजना बनाई रोम पर आक्रमण करने के लिए, है ना? किस पे आक्रमण करने की योजना बनाई? रोम पर। तो रोम, देखिए जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई ना रोम पर, तब बाबू याद इसका विरोध कौन किया? कांट कबर विरोध कर दिए कि नहीं, रोम पर आपको युद्ध नहीं करना है, छोड़ दीजिए फिलहाल अभी, ठीक है। रोम पर युद्ध करने का अर्थ यह है कि आप फ्रांस से दुश्मनी ले लीजिएगा। क्यों दुश्मन? देखिए दुश्मनी क्यों होता है बताते हैं। रोम जो था ना बाबू, रोम में ईसाई धर्म लोग रहते हैं। ईसाई में भी दो गुट है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। जैसे कैसे हम लोग में भी है, शिया सुन्नी है ना? हर कास्ट में हालांकि धर्म में है, दो तीन गुट बटा ही बटा है। तो ईसाई में भी दो गुट होता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है। तो जो कैथोलिक लोग रहते हैं ना, उनके धर्म गुरु होते हैं पोप। कौन होते हैं? पोप, है ना? पोप सबसे हेड होता है ना? कोई अगर महिला बनती है ना धर्मगुरु ईसाई की, तो उसको बोलते हैं नन। कोई महिला, विवाहित महिला नहीं बनती है। कोई अगर मतलब विवाहित महिला है, वो नन नहीं बन सकती है। अविवाहित महिला का बन सकती है? नन बन सकती है। तो हाँ, जो चर्च उसमें लगता रहता है ना, देखिए न, देखिए अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे फादर। आप लोग नाम सुने, मूवी में देखे होंगे, फादर बोलता है, फादर बोलता है ना, फादर। देखिए किसी किसी पर थी, ईसा मसीह का जो होता है ना, प्लस का सिंबल नहीं होता है, किसी किसी पे क्रॉस का साइन रहता है, किसी के पर नहीं रहता है, इस तरह से होता है। तो फादर होते हैं, फादर से भी ऊपर क्या होते हैं? पोप होते हैं, सबसे हेड है, धर्मगुरु के मेन नेता होते हैं। अगर महिला में बात करें तो नन बोला जाता है। नन मानी नहीं कि कोई नहीं, नन माने नन, एक धार्मिक महिला का नाम है, ठीक है, जो चर्च में रहने वाले को नन बोलते हैं। तो ये जो पोप थे ना, जो फ्रांस है, फ्रांस ईसाइयों का समूह है, वहाँ पे ईसाई धर्म अधिक मात्रा में है। 80% कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? ईसाई। कैसे भारत में 80% कौन रहते हैं? हिंदू लोग रहते हैं। उसी प्रकार वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? ईसाई लोग। तो ईसाई के जो धर्म गुरु थे ना, वो कहाँ रहते थे? रोम में। कहाँ रहते थे? रोम में। रोम में ईसाई धर्म के लोग रहते थे बाबू, याद रखिएगा। कहाँ के थे ये लोग? फ्रांस के, है ना? ईसाई धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे। सैनिक भी भेजा था फ्रांस के सैनिक भी वहीं पे रहता था, ठीक ना? रोम में ही। तो अब जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई कौन? काउंट काबूर बाबू। तो सॉरी, गैरीबाल्डी। तो उसका विरोध कौन किया? काउंट काबूर की, नहीं अभी इसको छोड़ा जाए, ठीक है। फ्रांस उतना कमजोर नहीं है, बहुत अपने आप का बड़ा देश है, वो सब खतरनाक देश है। तो छोड़ दिया, योजना को रद्द कर दिया, है ना? जितना क्षेत्र जीता था ना, दक्षिण इटली और कौन कौन था जी? सिसिली, नेपल्स,
गैरिबल्डी इस पे क्या कर लेता, आक्रमण करके इसको अधिकार में ले लिया था। तब विक्टर एमेनुएल का कहे कि आप यहीं के शासक बन जाइए, तो क्या ये स्वीकार किए थे? नहीं किए थे, क्योंकि ये छोटे मोटे किसान के भली भांति जीवन यापन करने के मतलब कोशिश करते थे, छोटे मोटे जीवन यापन करने के लिए थे, है ना। किसान भली भांति, ये बड़े कोई मतलब शासक बनने का इनको कोई शौक नहीं था। इनकी जीवनी कहानी भी लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जीवनी सिद्धांत भी लिखी गई है। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा, याद रखिएगा। बेचारा ये ऐसा व्यक्ति था। लेकिन सुनिएगा, अभी रोम पर आक्रमण नहीं हुआ है। हुआ है क्या? रोम अभी तो बाकी है ना। इतना का हो गया कि दक्षिण इटली, सिसिली, नेपल्स और उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो गया ना। अभी कौन बचा है? रोम। एक और युद्ध हुआ, हम बताते हैं कौन। सेडोवा, 1866 में। कब हुआ? 1866 में। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के अधिकार में एक और क्षेत्र था अभी, वेनेसिया। जब वियना सम्मेलन हुआ था ना, तो इटली का क्षेत्र था वेनेसिया, और कौन ले लिया था? ऑस्ट्रिया। तो इस सेडोवा के युद्ध में जब प्रासा और किसके बीच हो रहा था बाबू? प्रासा प्लस ऑस्ट्रिया के बीच हो रहा था। ये दोनों के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया हो गया पराजित। क्या हो गया? पराजित। पराजित हुआ। वेनेसिया किसका हो गया? इटली का। इसका अधिकार में कौन क्षेत्र था? वेनेसिया, जो कि इटली का भाग था, क्षेत्र था, ठीक ना। उस इटली के क्षेत्र को कौन ले लिया? विक्टर इमैनुअल। क्योंकि आप जानते हैं कि काउंट गैरिबाल्डी की कहानी यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। अब कौन आया था? चौथा कौन व्यक्ति थे? विक्टर इमैनुअल। देखा ना, विक्टर इमैनुअल की प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा है, और देखा कि ऑस्ट्रिया का हो गया पराजित, तो अपना वेनेसिया क्षेत्र ले लिया। कौन? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कौन सा क्षेत्र ले लिया? वेनेसिया। वेनेसिया क्षेत्र ले लिया। प्रासा का हो गया विजेता, ऑस्ट्रिया का हो गया पराजित सेडोवा के युद्ध में। कब हुआ था? 1866 में। अब देखिए 1870 में एक और युद्ध हो गया। ये प्रासा किस पे युद्ध कर दिया? फ्रांस पे। किस पे युद्ध कर दिया? फ्रांस पे युद्ध कर दिया। आज जैसे ही फ्रांस पे युद्ध किया ना, अब फ्रांस को चाहिए सेना। क्या चाहिए? सेना। और सेना कहाँ भेजा पता है? रोम में, है ना। रोम में युद्ध किया है। अब रोम से अपना क्या किया? सेना बुलाया। अब सेना हटाया यहाँ से, सेना हटा दिया। अब किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? प्रासा के खिलाफ लड़ने के लिए सेना बुलाया। सेना तो यहाँ से हट गया, और इसका फायदा कौन उठाए? विक्टर इमैनुअल। फायदा उठा लिए। विक्टर इमैनुअल फायदा उठाया, किस पे आक्रमण कर दिए? रोम पे। रोम पर आक्रमण करके रोम का अधिकार में ले लिए। समझा गया? रोम को अधिकार में ले लिए। अब जो वहाँ पे धार्मिक लोग रहते थे, पोप लोग, तो उनका एक क्षेत्र था, छोटा क्षेत्र था, महल वगैरह था, उसमें लोग पोप लोग रहते थे, तो उनका क्षेत्र को छोड़ दिया। जो पोप लोग थे, ईसाई धर्म ना धार्मिक से बहुत अथी होता है, बहुत जल्दी फैलता है वो सब चीज़। धर्म के खिलाफ लीजिएगा ना, तो ईसाई उधर ही नहीं है, पूरा यूरोप में ईसाई भरा है। तो बोलेगा ना ईसाई के पूरा धार्मिक के खिलाफ हो गए ये लोग। का धर्म के खिलाफ होना नहीं चाहता था ये लोग। कौन? विक्टर इमैनुअल। तो वो जो धार्मिक स्थल था, जो महल था ईसाई लोग का, जो महल था ना पोप का, उसको छोड़ दिया। महल के आसपास का क्षेत्र भी छोड़ दिया, और उसको एक देश घोषित कर दिया। क्या? वेटिकन सिटी। हम बताए थे कल बताए थे कि, है ना, कि सबसे छोटा देश कौन? वेटिकन सिटी। रोम पर तो अधिकार कर लिया कौन? विक्टर का कर लिए, अधिकार कर लिए, ठीक ना, रोम पे। लेकिन कौन सा क्षेत्र छोड़ दिए? धार्मिक क्षेत्र छोड़ दिए। जो महल था ना पोप लोग का, उसको छोड़ दिए, और उसके आसपास का क्षेत्र भी कुछ कुछ छोड़ दिए, ठीक है। और जो क्षेत्र क्षेत्र छोड़े थे ना बाबू, तो क्षेत्र का नाम क्या कर दिए? वेटिकन सिटी। वेटिकन। इसमें कौन लोग रहते हैं? पोप लोग रहते हैं। बड़ा बड़ा नेता जो होता है ना, धार्मिक लोग, यहीं पे बड़ा नेता होता है। पोप के बड़ा नेता पोप होता है। ईसाई के बड़ा नेता पोप यहीं पे रहता है। अब सुनिए, वेटिकन सिटी कर दिया घोषित, और इसको एक देश घोषित कर दिया, है ना। यह एक देश है वेटिकन सिटी, है ना। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। बात समझ रहे? वेटिकन सिटी। अब देखिए रोम पर अधिकार कर लिया, और रोम का उसी दिन से क्या कर दिया पता है? इटली की राजधानी घोषित कर दिया। इटली के राजधानी। तो इटली की राजधानी कहाँ घोषित कर दिया गया? रोम पर। रोम पर अधिकार किया, राजधानी घोषित कर दिया। तो इसलिए आज तो क्या कहते हैं आप लोग? इटली राजधानी रोम कहते हैं ना। तो यही था इटली पर रोम के अधिकार। 1871 तक फाइनल हो गया था ये भी, है ना।
घोषित कर दिया गया, इसको वेटिकन सिटी घोषित कर दिया गया। वेटिकन सिटी क्षेत्र, देश कह सकते हैं आप लोग। धार्मिक लोग जो होते हैं ना बाबू, इसको लिए ज़्यादा इसमें नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। छोटे क्षेत्र में खुश है, खुश रहने दीजिए। क्या आपका इटली का एकीकरण संपूर्ण हो गया, हो गया संपूर्ण। 1871 में संपूर्ण खत्म हो गया ये इटली का एकीकरण। इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना बना दीजिएगा। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था? कौन नियुक्त किए थे? विक्टर इमैनुअल। ये क्वेश्चन पूछता है। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? गीजो को प्रधानमंत्री कौन बनाया था? लुई फिलिप। पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री कौन बनाया था? चार्ल्स दसम। ठीक है। मेटरनिक की नीति याद है? शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। कथन याद है? फ्रांस जब छिड़कता तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब फ्रांस में जब जब क्रांति के लिए मांग किया है ना, तो अगल बगल सभी क्षेत्र में फैल गया है, ये मांग कर रहा है। हमें भी क्या करना चाहिए? राजतंत्र को खत्म करना चाहिए और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। सबका देखिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ऐसा चीज़ है ना, बहुत अच्छा चीज़ है। अब चीन में जाइएगा, चीन में ना, चीन कम्युनिस्ट है, वहाँ पे शासन व्यवस्था ना हमेशा ठीक नहीं रहता। तो आप लोग से कुछ कुछ बाबू कुछ क्वेश्चन डाउट है? अब देखिए, इटली के एकीकरण में अभी डाउट तो पूछ ले बाबू, जो भी डाउट है। डाउट इटली के एकीकरण में कहीं भी है तो बोलिए। इटली का तलवार किन्हें कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। इटली का मसीहा मेजनी को। ठीक है। बताइए, सेडेवा के युद्ध किन के बीच हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किन के बीच हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ठीक ना? और कुछ छूटा है? बताइए तो। काउंट इटली की तरफ से फ्रांस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कौन सा क्षेत्र की मांग किया था? सिसिली और नेपल्स। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? उम्मीद है कि आप याद हो गया होगा आपको, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। कहीं से देख क्वेश्चन बना दीजिएगा। आप अगर सिस्टमेटिक अपने से लिखिए तो लिखा जाएगा। ठीक है। बाकी तो PDF दिए हुए किए हैं, है ना भाई, उसमें से कुछ उतार लीजिएगा। हम बताएं 1862 कर दीजिएगा, ठीक ना? 1862 कर दीजिएगा, कानपुर की मृत्यु, ठीक ना? 1962 लिखा है उसमें, मिस्टेक हो गया है। खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर खत्म नहीं हुआ बाबू, बिट लेके मारता